गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर शशिबाला तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, DAV कॉलेज सिवान। आज हम लोग डिक्लाइन ऑफ मौर्य एम्पायर डिस्कस करेंगे। इसके पहले अचीवमेंट्स ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटी, इकोनॉमी, सोसाइटी, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, अशोक का धम्म, इन सारे टॉपिक्स को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे कि जिस विशाल मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की और उसे प्रगति की पराकाष्ठा पर अशोक ने पहुंचा दिया, ऐसे साम्राज्य का पतन क्यों और कैसे हो गया, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए मौर्य साम्राज्य का पतन क्यों हुआ, इसके लिए विद्वानों में मतभेद है और विद्वानों ने अलग अलग कारणों को उत्तरदायी ठहराया है। जैसे कुछ इतिहासकारों का मानना है कि मौर्य साम्राज्य का पतन अशोक के अयोग्य उत्तराधिकारियों के कारण हो गया। कुणाल से बृहद्रथ तक कोई ऐसा योग्य शासक नहीं हुआ जो इतने विशाल साम्राज्य को अक्षुण्ण बनाए रख सके। उनमें दृढ़ इच्छा शक्ति एवं प्रशासनिक योग्यता नहीं थी। कोई साम्राज्य तभी तक कायम रह सकता है जब तक कि राजा स्वयं शक्तिशाली हो। कमजोर शासक के समय में विघटनकारी तत्व प्रबल हो जाते हैं और यही बात मौर्यों के साथ भी हुई। वे विघटनकारी तत्वों पर नियंत्रण रखने में असमर्थ थे, अतः साम्राज्य तेजी से पतन की ओर अग्रसर हुआ। कुछ इतिहासकार मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए स्वयं अशोक को ही उत्तरदायी मानते हैं। उनके अनुसार अशोक की पॉलिसी ऐसी थी जिसके कारण सैनिक शक्ति का ह्रास हुआ, ब्राह्मणों के बीच प्रतिक्रिया हुई और साम्राज्य पतन के गर्त में चला गया। ऐसा विचार हरिप्रसाद शास्त्री जैसे विद्वानों का है। लेकिन शास्त्री के विचारों से हेमचंद्र राय चौधरी सहमत नहीं है। वे नहीं मानते हैं कि अशोक की जो पॉलिसी थी वो ब्राह्मण विरोधी थी और ब्राह्मणों के प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप साम्राज्य का पतन हुआ। क्योंकि राजतरंगिणी से भी ज्ञात होता है कि जालौक का ब्राह्मणों से मधुर संबंध था। अगर मौर्यों का ब्राह्मणों से कटु संबंध होता तो ये पुष्यमित्र शुंग को सेनापति बनाने की भूल कभी नहीं करते। प्रोफेसर हेमचंद्र राय चौधरी ने अशोक द्वारा अपनाई गई शांति एवं अहिंसा की नीति को साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी माना है। उनके अनुसार जब से अशोक ने दूरस्थ प्रांतों से अपनी शक्तिशाली सेनाओं को वापस बुलाना प्रारंभ किया, साम्राज्य का विघटन भी आरंभ हो गया। अशोक की धम्म विजय की नीति ने अंततः साम्राज्य की सैनिक शक्ति को कमजोर कर दिया, प्रशासन पर से नियंत्रण ढीला कर दिया, सेना से राजा का संपर्क कर दिया, जिससे देश पर विदेशी आक्रमण हुए, अधिकारियों के अत्याचार बढ़े, सैनिकों में असंतोष फैल गया, सैनिक क्रांति हुई एवं साम्राज्य का पतन हो गया। अनेक इतिहासकार इस मत से सहमत नहीं हैं कि धर्म विजय की जो पॉलिसी थी अशोक की, वो साम्राज्य के विघटन के लिए उत्तरदायी थी। जैसे प्रोफेसर नीलकंठ शास्त्री के अनुसार अशोक की नीति कट्टरपंथी नहीं थी, यह सीमा के अंतर्गत थी। अशोक ने युद्ध इसलिए बंद करवा दिया कि अब जरूरत नहीं थी युद्ध की, लेकिन युद्ध बंद करने का मतलब ये नहीं था कि उसने सेना भंग कर दी। उन्होंने सेना को भंग नहीं किया। आटविकों का जिस रूप में चेतावनी दी गई है वह सैनिक शक्ति से संपन्न किसी शक्तिशाली राजा के द्वारा ही संभव था। प्रोफेसर योगेंद्र मिश्र भी मानते हैं कि अशोक की धम्म विजय की जो नीति थी वो मूर्खतापूर्ण न होकर बुद्धिमत्तापूर्ण थी। वस्तुतः यह साम्राज्य के हितों को ध्यान में रखकर अपनाई गई थी। अतः अशोक की धम्म विजय की नीति साम्राज्य के विघटन के लिए दोषी नहीं थी।
इतिहासकारों ने अशोक पर और भी कई आरोप लगाए हैं। ऐसा कहा जाता है कि अशोक की अत्यधिक दान देने की प्रवृत्ति ने आर्थिक रूप से साम्राज्य को कमजोर कर दिया और उसने अपने उत्तराधिकारियों को भी प्रशासन संबंधी उचित शिक्षा नहीं दी। ऐसा लगता है कि मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए उसकी विघटनकारी प्रवृत्तियां उत्तरदायी थी। अशोक की मृत्यु के साथ ही साम्राज्य में विघटनकारी शक्तियां प्रबल होने लगी, जिन पर मौर्य शासक नियंत्रण नहीं रख सके। इतना ही नहीं, इसका आरंभ भी राजवंश से ही हुआ। जालौक ने कश्मीर में अपने आप को स्वतंत्र शासक के रूप में स्थापित कर लिया। उसकी देखा देखी अन्य प्रांत भी स्वतंत्र होने लगे। अशोक के एक उत्तराधिकारी वीरसेन ने गांधार में स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। यूनानी लेखक पोलिबियस गांधार के स्वतंत्र शासक का उल्लेख करता है। इसी प्रकार आंध्र और कलिंग भी साम्राज्य से अलग हो गए। संभवतः साम्राज्य का विभाजन हो गया, फलतः केंद्रीय शक्ति कमजोर पड़ गई, स्थानीय तत्व प्रबल हो गए और धीरे धीरे इन स्थानीय शक्तियों ने स्वतंत्रता प्राप्त कर मौर्य साम्राज्य को संकुचित कर दिया। मौर्य साम्राज्य की विशालता को ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि इतने विशाल साम्राज्य पर नियंत्रण रखने के लिए उचित साधनों का अभाव था। आवागमन की कठिनाई के कारण दूरस्थ प्रांतों पर सीधा नियंत्रण रखना कठिन था, अतः प्रशासनिक नियंत्रण ढीला पड़ गया। इसका लाभ उठाकर प्रांतीय अधिकारी शक्तिशाली और स्वतंत्र बनते गए। शासकों की अयोग्यता ने दरबार में षड्यंत्र को जन्म दिया। अशोक के पहले और उसके बाद भी यह प्रवृत्ति देखी जा सकती है। मालविकाग्निमित्रम नाटक से स्पष्ट होता है कि बृहद्रथ के समय में दरबारी दो दलों में विभक्त थे। आपसी कलह, स्वार्थपरता, षड्यंत्र और गृह कलह ने आंतरिक अव्यवस्था स्थापित कर दी और इसका साम्राज्य के अस्तित्व पर गलत असर हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य ने कठोर प्रशासनिक व्यवस्था द्वारा साम्राज्य पर अपना नियंत्रण बनाए रखा था। अशोक के समय में यद्यपि प्रशासनिक व्यवस्था को मानवीय आधार पर स्थापित करने की कोशिश की गई, अधिकारियों को आदेश दिया गया कि वे जनता को अकारण नहीं सताएं, फिर भी अशोक के बाद राज्य का कर्मचारियों पर से नियंत्रण ढीला पड़ गया और वे अत्याचारी और प्रजा पीड़क बनते गए। स्वयं अशोक के समय में भी तक्षशिला में विद्रोह हुआ। इस विद्रोह का कारण अमात्यों की दुष्टता थी। वे अधिकारी अपने मन की करते थे और जनता को सताया करते थे। अशोक ने किसी प्रकार इन पर नियंत्रण रखा, लेकिन उसके उत्तराधिकारी इस कार्य को करने में सक्षम नहीं रहे। इसलिए एक तरफ अधिकारियों के अत्याचार बढ़े और दूसरी तरफ प्रजा मौर्यों से विमुख होती चली गई। मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए यूनानी आक्रमण भी एक उसका कारण था। पोलिबियस के विवरण और गार्गी संहिता से यवनों के आक्रमण की पुष्टि होती है। एंटीओकस और डिमेट्रियस के आक्रमणों ने साम्राज्य की प्रतिष्ठा धूल में मिला दिया। उसकी अजेयता नष्ट हो चुकी थी। साम्राज्य का एक बड़ा और महत्वपूर्ण भाग यूनानियों के हाथ में चला गया। यूनानी आक्रमणों ने मौर्यों की प्रतिष्ठा और शक्ति दोनों को नष्ट कर दिया। डीडी कौशाम्बी और रोमिला थापर के अनुसार उत्तरकालीन मौर्य आर्थिक व्यवस्था भी साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी थी। आरंभ में राज्य ने आर्थिक हितों की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाए, जिसके कारण राज्य की आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ हुई। लेकिन अशोक के अभिलेखों से ऐसा पता नहीं लगता है कि उसने आर्थिक क्रियाकलापों में विशेष दिलचस्पी ली। इतना ही नहीं, दान और जनहित के कार्यों में उसने बहुत अधिक धन खर्च किया। इससे राज्य में आर्थिक संकट आ गया। परिणाम स्वरूप मौर्यों को मिलावट वाले सिक्के जारी करने पड़े और यहाँ तक कि खर्च पूरा करने के लिए सोने की मूर्तियां भी गलानी पड़ी। सुदृढ़ आर्थिक व्यवस्था के अभाव में कोई भी साम्राज्य टिक नहीं सकता है। यही बात मौर्यों के साथ भी हुई। लेकिन
कुछ विद्वान इस तर्क को स्वीकार नहीं करते कि उत्तरकालीन मौर्य अर्थव्यवस्था संकटग्रस्त थी। उनके अनुसार हस्तिनापुर तथा शिशुपालगढ़ की खुदाइयों से जो मौर्यकालीन अवशेष मिले हैं उनमें से एक विकसित अर्थव्यवस्था तथा भौतिक समृद्धि का परिचय मिलता है। रोमिला थापर के अनुसार मौर्य वंश के पतन के लिए केंद्रीय नौकरशाही व्यवस्था और राज्य तथा राष्ट्र के विचार का अभाव था। मौर्यों का अधिकारी वर्ग उचित ढंग से प्रशिक्षित नहीं था। केंद्रीकरण की व्यवस्था तभी तक सुचारू रूप से चल सकती है जब तक राजा योग्य और शक्तिशाली हो। आरंभ में यह व्यवस्था ठीक ठाक चलती रही, लेकिन कमजोर शासकों के समय में वह लड़खड़ा गई। अधिकारियों पर से नियंत्रण समाप्त हो गया और वे स्वतंत्र बन बैठे और उन्होंने राजा को ही अपने शिकंजे में कस लिया। राष्ट्रीयता की भावना का अभाव भी पतन का कारण बना। यद्यपि झा और श्रीमाली इन तथ्यों को ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं, फिर भी प्रोफेसर थापर का विचार ज़्यादा उचित प्रतीत होता है। प्रोफेसर निहार रंजन राय का मानना है कि पुष्यमित्र की राज्य क्रांति मौर्य अत्याचार के विरुद्ध तथा मौर्यों द्वारा अपनाए गए विदेशी विचारों का विशेषतः कला के क्षेत्र में अस्वीकरण था। वे सांची और भरहुत की कला को लोक परंपरा के अनुकूल तथा भारतीय मानते हैं, लेकिन मौर्य कला विदेशी तत्वों से प्रभावित थी। वे यह भी मानते हैं कि अशोक द्वारा समाज पर प्रतिबंध लगाए जाने से भी जनता मौर्यों के विरुद्ध हो गई, लेकिन इन तर्कों को स्वीकार करने में अनेक कठिनाइयां हैं। मौर्य कला ईरानी यूनानी तत्वों से प्रभावित होते हुए भी भारतीय थी। पुनः यह कहना कठिन है कि अशोक के उत्तराधिकारियों ने समाज पर लगा प्रतिबंध हटा दिया या बनाए रखा। इसके साथ ही यह भी याद रखना चाहिए कि जन क्रांति के लिए राष्ट्रीयता की भावना का विकास होना आवश्यक है, लेकिन ऐसी राष्ट्रीय भावना और जन जागरण का प्रमाण मौर्य काल में संदिग्ध है। रामशरण शर्मा ने मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी कारणों का उल्लेख करते हुए कहा है कि मगध साम्राज्य का विस्तार कुछ मूलभूत श्रेष्ठताओं पर आधारित था, लेकिन साम्राज्य के विस्तार के साथ ही मध्य भारत, दक्कन और कलिंग में भी संस्कृति के नए तत्वों जैसे लोहे का प्रयोग, अतिरिक्त उत्पादन, सिक्के का प्रचलन, व्यापार वाणिज्य का विकास इत्यादि का प्रसार होने से साम्राज्य की मर्म स्थली गंगा घाटी अपना महत्व खो बैठी। मगध से प्राप्त भौतिक संस्कृति के आधार पर नए राज्यों को स्थापित एवं विकसित किया जा सका। लोहे के औजारों और हथियारों का बाहरी प्रांतों में नियमित प्रयोग तथा साम्राज्य का ह्रास एवं पतन साथ साथ हुआ। इस प्रकार हम देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए कोई एक नहीं बल्कि कई एक कारण इसके लिए उत्तरदायी थे, और वैसे भी किसी भी साम्राज्य या किसी भी युग का उत्थान और पतन किसी एक पार्टिकुलर डेट को या किसी एक पार्टिकुलर वजह से नहीं होता है। उसके उत्थान और पतन में एक लंबा समय लगता है और उसके कई कारण होते हैं। मौर्य साम्राज्य के पतन के भी कई कारण थे और कई कारणों की वजह से मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। इस प्रकार हम लोग मौर्य साम्राज्य से संबंधित करीब करीब सारे टॉपिक्स को डिस्कस कर चुके हैं। अब इसमें तुम्हारे मन में कोई प्रश्न उठता है, कोई सवाल है, कुछ पूछना हो तो हमसे पूछो, फिर आगे इसको डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक्स।